क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला नेशनल प्रेसिडेंट जो अभी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं वो साउथ इंडिया से होगा? इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से हो सकता है या हो सकती हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साउथ फर्स्ट नीति का एक हिस्सा भी हो सकता है? ये सब तमाम चीजें अब जोर पकड़ रही हैं, बातचीत जोर पकड़ रही है, क्योंकि जेपी नड्डा बहुत लंबे समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत लंबे समय से ये मामला टल भी रहा है कि बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा। और इसी बीच अब खबरें आ रही हैं, ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स छप रही हैं कि ये फैसला साउथ ऑफ द विंध्यास से किसी को उस पद पर ला करके भी किया जा सकता है। ये फैसला ये भी बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि मार्च महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होने की संभावना है। इतने इफ और बट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के अपने लोगों को ही नहीं पता होता कि क्या फैसला हो रहा है या क्या फैसला लिया जाने वाला है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही हैं तो क्या ये बीजेपी की तरफ से एक डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि साउथ में जो सेंटिमेंट, हिंदी के खिलाफ सेंटिमेंट खास तौर से तमिलनाडु में अब उजागर हो रहा है और तमिलनाडु के आगामी 2026 के चुनाव में ऐसा एनालिस्ट बताते हैं उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो क्या ऐसे वक्त में इस तरीके का कदम उठाना बीजेपी के लिए नंबर 1 डैमेज कंट्रोल और नंबर 2 एक उम्मीद की किरण जगाना, और वो भी साउथ इंडियन स्टेट्स में जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस सिवाय कर्नाटका अगर छोड़ दें उसके अलावा आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में थोड़ा बहुत, लेकिन और किसी जगह बहुत मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका बीजेपी ने किसी भी और साउथ इंडियन स्टेट में सरकार नहीं बनाई है, तो वो एक अकेला एरिया है बड़ा जहां भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। कौन है वो नाम, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये एक रिपोर्ट है जो news18.com में छपी है। पत्रकार अनिंदो बनर्जी की एक खबर है जिसका शीर्षक है नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट टू बी फ्रॉम द साउथ, जेपी नड्डा सक्सेसर टू बी नेम्ड आफ्टर होली बिफोर की आरएसएस मीट। एक एक करके इस पर आएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि साउथ में हो क्या रहा है। आप जानते हैं कि खास तौर से तमिलनाडु में, बाकी जगहों पर भी एक एंटी हिंदी सेंटिमेंट है, और ये कहना कि कोई सेंटिमेंट ही नहीं है वो अपने आप में गलत होगा। आप जाएंगे, टूर करेंगे, आप वहाँ पॉलिटिशियन से बात करेंगे तो साउथ ऑफ द विंध्यास में, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरल हो या तमिलनाडु हो, वहाँ पर हिंदी को लेकर के एक वक्त वक्त पर एक शक कह लीजिए, शंका कह लीजिए, ये हमेशा से रहती है कि नॉर्थ के लोग अब हमारे ऊपर अपनी भाषा थोपना चाहते हैं। नॉर्थ की पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर से ये बीजेपी से एसोसिएट होता है क्योंकि बीजेपी शुरुआत से ही हमेशा एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की तरह साउथ में देखी गई है। ये सेंटिमेंट तमिलनाडु में आकर के और भी ज़्यादा विकराल रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि अगर आप हाल ही में एनईपी के खिलाफ का प्रदर्शन देखें, डीएमके के एमके स्टैलिन का, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी हम तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लस 1 रीजनल लैंग्वेज वाला मॉडल हम लागू नहीं करेंगे। अंग्रेजी ठीक है, तमिल ठीक है, लेकिन हिंदी को हमारे ऊपर थोपा ना जाए। इसका तर्क ये दिया जाता है कि हमारी अपनी भाषा इतनी सक्षम है, इतनी पुरानी है, और उसको हम इतना संजो करके रखते हैं कि हमें हिंदी सीखने की और थोप के सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन से अगर हम हिंदी सीखना चाहें तो जाहिर सी बात है हम सीख सकते हैं। तमाम आंदोलन ज़मीन पर भी हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के दिए हुए एक बयान के बाद ये पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, ख़ास तौर से तमिलनाडु में। यहाँ तक कि कभी कभार वहाँ के नेता कुछ इस तरीके की बात कह जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगती है। डिलिमिटेशन का भी एक मुद्दा है साउथ इंडिया में और ख़ास तौर से तमिलनाडु में, जिसको लेकर के बहुत ज़ोर शोर से बात हो रही है कि अगर परिसीमन होगा और अलग अलग राज्यों में अगर पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया बनेगा कि इसकी वजह से परिसीमन होगा और सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो इसमें तो दक्षिण के राज्य पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रजनन दर
नॉर्थ इंडिया के राज्यों के मुकाबले कम है, यूपी बिहार के मुकाबले कम है, तो यूपी बिहार की सीटें बढ़ जाएंगी, साउथ की सीटें घट जाएंगी। अमित शाह का एक आश्वासन कि आपकी कोई भी सीट कम नहीं होगी, इस बयान को डीएमके इस तरीके से देख रहा है कि आप हमारी सीटें कम नहीं करेंगे लेकिन सीटें बढ़ाएंगे भी नहीं। और ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं उनकी सीटें बढ़ा देंगे तो हमारे लिए ये नेट नेट एक लॉस हुआ, हमारे प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तरफ एक लॉस हुआ। ये है एक बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड में एमके स्टालिन कुछ बेतुके बयान भी दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि 16-16 बच्चे पैदा करो, अभी से बच्चा पैदा करो और देखो कि किस तरीके से परिसीमन में आपकी संख्या ज़्यादा आएगी ही आएगी अगर आपकी आबादी ज़्यादा होगी। इस तरह की बातें अब कहने लगे हैं। जाहिर सी बात है तमिलनाडु में ये बातें इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर 2026 में चुनाव है और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मुद्दा तमिलनाडु में हमेशा बनता है। बीजेपी यहाँ पर कई समय से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी सब के बीच में और इसी बैकग्राउंड के बीच में अब यह जानना जरूरी है कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का चयन, क्या जेपी नड्डा का जो रिप्लेसमेंट है वो साउथ इंडिया से आएगा। वापस चलते हैं ये न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट में, अनिंदो बैनर्जी की रिपोर्ट, जो ये बताती है कि ये पूरी प्रक्रिया मार्च के अंदर अंदर खत्म होने की पूरे आसार हैं और उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से कार्यरत भी है। अलग अलग राज्यों में जो स्टेट यूनिट्स के चुनाव थे उनको संपन्न करा लिया गया है, जहां नहीं हुआ है उसको भी, उस ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को भी दुरुस्त करने की इतने ही कम स्पैन में पूरी कोशिश की जाएगी। दरअसल ये सारी चीज़ों को टाइम किया जा रहा है आरएसएस की एक मीट में। आप जानते हैं कि आरएसएस का ये सेंटिनरी ईयर है, 100 साल हो गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और उनकी एक मीटिंग होने वाली है, बेंगलोर में मीटिंग होनी है 21 से 23 मार्च के बीच में। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का चयन, जब ये मीटिंग बेंगलोर, जो कि साउथ इंडिया में है, कर्नाटक की राजधानी है, जब वहां होगा उससे पहले संभवतः यह फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्र स्वयं सेवक की जो सेवक संघ की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसकी मीटिंग बेंगलोर में 21 से 23 मार्च को होने जा रही है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के ऑपरेटिव पोर्शन पर। यह रिपोर्ट क्या बताती है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके नाम प्रमुख रूप से अभी चर्चा में हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ नाम ऐसे हैं जो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश से कौन कौन से नाम हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश खासतौर से, दोनों ही तेलुगु स्पीकिंग राज्य हैं। तो सबसे पहला एक नाम जो सामने इस रिपोर्ट के हिसाब से है वो है यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जो बीजेपी के आंध्र प्रदेश के भी प्रेसिडेंट थे। उनका भी नाम अभी घूम रहा है। ये ओरिजिनली उस स्टेट से आते हैं जिसने बंगारू लक्ष्मण दिया था। बंगारू लक्ष्मण आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। वाजपेयी काल में वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, आंध्र से आते थे। और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे पैसा लेते हुए, और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। तो ये एक पृष्ठभूमि है साउथ से बीजेपी के प्रेसिडेंट की। एक और नाम जो सामने आ रहा है वो भी आंध्र प्रदेश का है इस रिपोर्ट के हिसाब से, डगुबत्ती पुरंदेश्वरी। वो बीजेपी की चीफ हैं इसी राज्य में। आंध्र प्रदेश आप जानते हैं वहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा हैं। तो टेक्निकली वो एनडीए यानी कि बीजेपी की एक एक्सटेंशन आप समझ लीजिए कि बीजेपी प्लस एलाइज, तो एलाइज का एक स्टेट है। तो वहां पर उस तरीके का कोई हॉस्टिलिटी अभी तो नहीं है। पर, और ये जरूरी पर है, पुरंदरेश्वरी जी उनकी एक लेगेसी है। एक चीज जो उनके एडवांटेज में जा सकती है कि वो महिला हैं और वो एनटी रामा राव की लेगेसी से आती हैं। लेकिन एक चीज जो उनके खिलाफ भी जा सकती है इस आर्टिकल के हिसाब से, वो है कि वो रिश्तेदार हैं टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की, जो मुख्यमंत्री भी हैं आंध्र प्रदेश के। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क लेगी कि एक घटक दल का जो मुख्यमंत्री है और नेता है उसके एक रिश्तेदार को वो पार्टी प्रेसिडेंट बना दें? ये सारी बातें हैं जो अंडर कंसिडरेशन हैं इस आर्टिकल के हिसाब से। एक नाम कोयम्बटूर का यानी कि तमिलनाडु का वनति श्रीनिवासन नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी महिला मोर्चा और एमएलए हैं कोयम्बटूर के, उनका भी नाम चल रहा है।
कोयंबटूर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक साइजेबल नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन भी है, और नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया की जो पूरी डिबेट होती है तमिलनाडु में, उसका अक्सर केंद्र कोयंबटूर बन जाता है, जहां अलग अलग तरीके की बात कही जाती है। कुछ नेता डीएमके के ये भी उनका बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि ये सब पानी पूरी या गोलगप्पे बेचने वाले होते हैं, ये नॉर्थ इंडियंस हमारे यहाँ आकर के पानी पूरी बेचते हैं। तो इस सब तरीके की बातें होती हैं। वहाँ की नेता वनति श्रीनिवासन, विधायक बीजेपी की और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनका भी नाम इस रिपोर्ट के हिसाब से आगे है। लेकिन, और यहां लेकिन लगाना बहुत जरूरी है, बीजेपी में कभी भी इस तरीके की बातें जब होने लगती हैं तो आप ये जान लीजिए कि उसका वास्तविकता में परिवर्तित हो जाना ये जरूरी नहीं है। बातें बहुत होती हैं, अंदर खाने लोग नाम बहुत एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला कोई और लेता है। अल्टीमेटली किसके दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी की डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या तय कर रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री क्या ये चाहते हैं या नहीं, अमित शाह ये चाहते हैं या नहीं, जेपी नड्डा का इस पर क्या वजन है। अब वो आउटगोइंग है तो जाहिर सी बात है उनकी बात का तवज्जो थोड़ा कम होगा, लेकिन बीजेपी के सिस्टम में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मन में साउथ ऑफ द विंध्यास का क्या कोई प्लान है, इस रिपोर्ट की से एक आइडिया मिलता है कि शायद इस दिशा में भी अब सोच हो रही है। इसका राजनीतिक फायदा होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये कदम उठाया जाता है बीजेपी द्वारा तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सफल नहीं हो पाई है, बाकी आप किसी भी राज्य में देखिए वहां पर आपको एक बीजेपी फुटप्रिंट दिखेगी। साउथ के राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ऐसे में एक अध्यक्ष साउथ से आना क्या एक पंथ और कई काज का काम कर सकता है बीजेपी के लिए? ऐसा होगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।